217 मार्च को हमारा कक्षा 12वीं का व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडीज का पेपर है। लगातार तैयारी करना हमने स्टार्ट कर दिया है। ओके, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 2 अंक वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। ये पार्ट 2 है, इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है। क्रम से पार्ट वाइज पार्ट वीडियो आएंगे। ओके, तो वीडियो को देखते ही देखते आप क्वेश्चन तैयार करते जाइएगा। ओके, क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों आपको 12th बिजनेस स्टडीज टॉपर सीरीज 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देखते जाइएगा। क्योंकि चैनल पर आपको लगातार हिस्ट्री की, केमिस्ट्री की वीडियो आएंगी तो मिक्स हो जाती है, तो आपको देखने में दिक्कत होगी। इसलिए आपको अपनी प्लेलिस्ट पर जाना, वहां से आप वीडियो देखते जाइए क्रम से और तैयार करते जाइएगा। तो विश्वास में वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी क्या है, प्रकाश लाया जा सकता है। यानी अगर आपके अपने ऊपर विश्वास रखते हैं तो कि मैं हाई स्कोर करूंगा इस व्यवसाय अध्ययन के पेपर में, तो आप गारंटी के साथ दोस्तों आप हाई स्कोर करेंगे। पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, नई व्यापार नीति क्या है? तो आर्थिक सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार ने 8वीं पंचवर्षीय योजना के लिए एक नई आयात निर्यात नीति की घोषणा की, जिसे नई व्यापार नीति कहा जाता है। तो सब जो क्वेश्चन है 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, 2 लाइन में मैं आपको आंसर दूंगा। तो मैं आपसे कहूंगा कि वीडियो को देखते ही देखते आप तैयार करते जाइएगा। थोड़ा बहुत समझ लीजिएगा, थोड़ा बहुत जो अगर रटने वाला पोर्शन है तो रट भी लीजिएगा। ओके, और तैयार करते जाना है। नेक्स्ट है उन्नत टेक्नोलॉजी में किन किन बातों पर जोर दिया जाता है? तो किन बातों पर जोर दिया जाता है? तो उन्नत तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी में वैज्ञानिक शोध, नव प्रवर्तन, आविष्कार, सुधार तथा नव प्रवर्तन प्रसार आदि बातों पर जोर दिया जाता है। यानी टेक्नोलॉजी का हम अपने व्यवसाय में किस प्रकार से उपयोग करते हैं, तो उससे क्या है, नव प्रवर्तक देते हैं, आविष्कार करते हैं, साथ ही सुधार अपना करते हैं बिजनेस में। ओके, नव प्रवर्तन प्रसार की बातें पर जोर दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप देश में उपलब्ध संसाधनों, श्रम पूंजी आदि का उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। नेक्स्ट है निजीकरण की विशेषता, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। निजीकरण की क्या विशेषता होती है? तो देखिए 2 आपकी विशेषता है, पहले सर्वव्यापी अवधारणा है, दूसरी आपकी निश्चित मान्यता। जो निजीकरण की अवधारणा है केवल भारत में ही नहीं है बल्कि पूरे विश्व में अनेक देशों में पाई जाती है, तो इसलिए सर्वव्यापी अवधारणा है। ओके, इसके बाद है निश्चित मान्यता। निजीकरण की अवधारणा का विकास एक निश्चित मान्यता पर हुआ है। वह मान्यता यह रही है कि निजीकरण क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में प्रबंध एवं नियंत्रण की दृष्टि से अधिक कुशल है। और मैंने पिछली वीडियो में समझाया था कि निजी क्षेत्र होता है यानी प्राइवेट वाला सेक्टर होता है, वो ज्यादा कुशल होता है, ज्यादा ग्रोथ करता है, अपने ज्यादा व्यवसाय को बढ़ाता है। रीजन की निजीकरण में जो भी लोग काम करते हैं, जो कि मैनेजर होगा, में ध्यान रखिएगा क्योंकि ओके, और साथ ही अगर आप अच्छे से काम नहीं कर रहे तो आपको जॉब निकाल दिया जाएगा, जॉब से निकाल दिया जाएगा। यानी जो प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं उन्हें डर रहता है कि अगर हम अच्छे से काम नहीं करेंगे जॉब से निकाल दिया जाएगा। जबकि सरकारी जो क्षेत्र होता है, सरकारी वाली जो कंपनी होती है, गवर्नमेंट कंपनियां होती हैं, ओके, उसमें क्या है, उनको फिक्स सैलरी मिल रही है, काम करें चाहे ना करें, ओके, टाला मटोली करें तो भी उन्हें क्या है, फिक्स इसमें पैसे तो मिलते हैं, इसलिए वो काम अच्छे से नहीं करते, जिससे उनकी जो कंपनी की ग्रोथ है वो लगातार गिरती जाती है। तो ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो वही लास्ट में बताया जाए कि निजी क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में प्रबंध नियंत्रण की दृष्टि से अधिक कुशल होता है। नेक्स्ट नियोजन का अर्थ बताइए, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो नियोजन क्या है? नियोजन का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पहले से कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना। नियोजन को इंग्लिश में क्या, प्लानिंग करना। ओके, जैसे कि अभी आपके क्या व्यवसाय के दिन में 6-7 दिन का आपका है गैप है। ओके, तो आपको प्लानिंग करनी चाहिए कि भैया इस दिन आज कौन सा पढ़ना है, किस दिन पढ़ना है। यानी 7 दिन है हमारे पास, तो लास्ट के 2-3 दिन रिवीजन करेंगे, आगे 4-5 दिन में पूरा अपना जो क्वेश्चन आंसर है, मतलब पूरा सेक्शन का आपको खत्म कर देना, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। उनमें भी आपको 2 नंबर वाले कब पढ़ना, 3 नंबर वाले क्वेश्चन कब पढ़ना है, ऑब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना। तो ये अगर ये पूरा आप डिसाइड कर रहे हैं, ये आप तैयारी कर रहे हैं कि कैसे आपको 6 दिन में व्यवसाय अध्ययन की तैयारी करना है, तो ये आप क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से प्लानिंग कर रहे हैं अपने पेपर की, प्लानिंग कर रहे हैं, तो वही प्लानिंग होता है। तो क्या किसी वांछित उद्देश्य के लिए, क्योंकि यह निर्धारित उद्देश्य के लिए, उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम पहले से जो कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते हैं वो हमारी क्या है, प्लानिंग कहलाती है, नियोजन कहलाती है। बिल्कुल सिंपल आपको एक लाइन में समझाया जा रहा है। अब निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भविष्य में क्या करना है, किसे करना है, कैसे करना है, किन साधनों का उपयोग करना है आदि प्रश्नों का पूर्व निर्धारित किया जाता है। यानी ये मतलब नहीं है कि आपने ये सोच लिया 2 नंबर पढ़ना है, 3 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ना है, ये निर्धारण नहीं है। इसमें आपको ये भी सोचना है कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है। तो हर प्रकार का इसमें आपको है प्लानिंग के अंतर्गत बातें ध्यान दी जाती हैं। बजट की विशेषताओं की लिखिए, तो बजट की एक है आपकी विशेषता कौन कौन सी है कि बजट की भूमिका, दूसरा है आपका स्तर। बजट दोहरी भूमिका निभाता है, एक तरफ तो ये नियोजन का औजार है, दूसरी तरफ ये नियंत्रण का भी उपाय है। स्तर संगठन या उपक्रम एक मुख्य बजट होता है, प्रत्येक इकाई का अलग अलग बजट बनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संगठन के सिद्धांत को समझाइए। तो संगठन के सिद्धांत कौन कौन से? पहले आपका समन्वय का सिद्धांत, दूसरा आपका व्याख्या का सिद्धांत। क्वेश्चन का सॉल्यूशन याद करें तो मैं देखिए पॉइंट वाइज पॉइंट लिखेंगे पेपर में, तुरंत नंबर आपको मिलेगा। तो कोशिश करना है अगर किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप पॉइंट वाइज पॉइंट दे सकते हैं तो आपको देना है। देखिए मैं जितने भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर पॉसिबल है, अब परिभाषा वाले में तो थ्योरी में आपको बता देना है, लेकिन उसकी विशेषताएं, उसके सिद्धांत, उसका महत्व, इस प्रकार से क्वेश्चन रहते हैं, हम उसमें पॉइंट वाइज पॉइंट बता सकते हैं। तो मैं हमेशा आपको क्या पॉइंट वाइज पॉइंट में देता हूँ। 3 नंबर क्वेश्चन आता 3 पॉइंट, 2 नंबर क्वेश्चन 2 पॉइंट, 4 नंबर क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट में आपको चीजें बता देनी पड़ती है। और याद कैसे करना है तो
आप क्या है, सबसे पहले मेन फिक्स उसी पॉइंट आप उसका याद रखने का प्रयास करिए। अंदर का मटेरियल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर दे तो भी आपको नंबर मिल जाते। टीचर क्या है आपके एक लाइन बिल्कुल गहराई से नहीं पड़ेगा, लेकिन मेन आपके हेडिंग में फोकस करेगा और तो टीचर को तो नॉलेज रहता है कि आप उससे संबंधित पॉइंट आप बता रहे कि नहीं बता रहे, उससे संबंधित होकर तुरंत नंबर मिल जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अधिक अंतरण यानी भारापण के दो तत्व आपको बताने हैं। तो कौन कौन से आपके तत्व हो जाते हैं? कार्य भार सौंपना है, दूसरा है योग व्यक्ति का चुनाव। ये आपके अधिक अंतरण यानी भारापण के दो तत्व। पहला तो कार्यभार सौंपना, दूसरा है योग व्यक्ति का चुनाव करना। ये आपके आते हैं किसके? अधिकार अंतरण नामी अधिकार अंतरण। अधिकार अंतरण ये अधिकारों का स्थानांतरण करना, ओके, देना। उसी शब्द से आप समझ सकते हैं यानी कार्यभार सौंपना और योग व्यक्ति के चुनाव करना। ओके, ये आपको पॉइंट याद रखिए, फिर उसके बारे में आप पढ़ते हैं, बिल्कुल सिंपल है, वो आप आसानी से लिख पाएंगे। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट रहने वाला है अनौपचारिक संगठन की दो विशेषताएं। अनौपचारिक संगठन की क्या क्या विशेषता होती है कि इसका निर्माण अपने स्वतः हो जाता है और इसका स्थापना व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने का उद्देश्य होता है। अनौपचारिक संगठन अपने आप बन जाता है, साथ ही इसका उद्देश्य होता है व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करना। दूसरा, ये संगठन कई प्रकार के होते हैं, स्वाभाविक है, पारिवारिक है, संगठित, ये इस प्रकार के होते हैं। क्लियर है? आगे देख लेते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सपोर्ट आपका रहता है क्योंकि काफी ज्यादा मेहनत लगती है, काफी ज्यादा कंटेंट रिसर्च किया जाता है, तैयार किया जाता है, तब आपके सामने ला पाता हूँ और आप लोगों का सपोर्ट कम रहता है। सपोर्ट अपनी तरफ से करते हैं, मैं पूरी आपकी कंप्लीट तैयारी करवा दूंगा। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। नेक्स्ट हमारा औपचारिक संगठन, ओके, क्या है? तो आपका अनौपचारिक संगठन की विशेषता थी, आपका अनौपचारिक संगठन। तो दोनों संगठन को आपको क्लियर रखना है कि औपचारिक संगठन क्या है, अनौपचारिक संगठन क्या है। औपचारिक अनौपचारिक संगठन की दो विशेषताएं, साथ ही दोनों में अंतर भी तैयार कर लीजिएगा, अंतर भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, ओके। मैं आपको आगे बाकी लॉन्ग में आपको जब बताऊंगा तो उसमें समझा दूंगा। तो यहाँ आपको पूछा जा रहा है औपचारिक संगठन क्या है? तो औपचारिक संगठन वह संगठन है जिसमें प्रबंध के हर स्तर पर अधिकारियों के अधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों की स्पष्ट रूप से क्या है व्याख्या की जाती है। ये आपका मेन पॉइंट रहने वाला है। विक्रय संवर्धन से आप क्या समझते हैं या क्या आशा है? तो विक्रय संवर्धन का आशय ऐसी युक्तियों से है जो विक्रय वृद्धि में सहायक होती हैं, जिसमें विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय, उत्पादन व नवीनता लाना, विपणन प्रणाली में सुधार, विशिष्ट योजना, प्रतियोगिताएं आदि सम्मिलित हैं। विक्रय संवर्धन वस्तु के बाजार में वृद्धि करता है और तथा बाजार के विस्तार भी करता है। नेक्स्ट, विज्ञापन के दो माध्यम बताने हैं, यानी अगर आपको विज्ञापन कराना है अपने व्यवसाय का या अपने किसी काम का तो आप किन माध्यमों से करा सकते हैं? सिंपल है, प्रेस द्वारा हम करा सकते हैं, यानी प्रेस यानी समाचार पत्र हो जाता, पत्रिकाएं होती, जनरल विज्ञापन होते हैं, उनमें हम अपना विज्ञापन कर सकते हैं। दूसरा हमारा रहेगा बाह्य विज्ञापन। बाह्य विज्ञापन का मतलब कि जैसे विज्ञापन कोटी में विज्ञापन, जैसे दीवारों पर आपने देखा होगा जो विज्ञापन होती है, सड़कों पर, बोर्डों पर, पोस्टर पर ये विज्ञापन होते हैं, वो बाह्य विज्ञापन के अंतर्गत आएगा। प्रेस विज्ञापन के अंतर्गत आपका समाचार पत्र, पत्रिका जी आपका रहेगा। क्लियर है? सिंपल है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उपभोक्ता के दो दायित्व लिखिए। उपभोक्ता के दो दायित्व क्या है? दायित्व है कार्यपार से कहा जाए, दायित्व यानी कार्य उनके क्या है। तो पहले अधिकारों का प्रयोग करना, यानी उपभोक्ता हर उपभोक्ता है, या आप और हम सब क्या उपभोक्ता हैं, कुछ ना कुछ क्या है बाजार से जाकर सामान खरीदते ही है, तो हम उपभोक्ता हैं। तो उपभोक्ताओं के हमारे क्या दायित्व होते हैं कि हमें अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए। उपभोक्ता को अपने अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए कि हमारे क्या अधिकार हैं, आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रयोग भी करना चाहिए। फिर सावधानी रखना चाहिए कि वस्तु के खरीदते समय उपभोक्ता को विवेक का उपयोग करना चाहिए, उसकी सत्यता की जांच करनी चाहिए, जो हम सामान ले रहे हैं वो सही क्वालिटी का है, ओके, उसका ऐसा तो नहीं एक्सपायरी डेट है। तो ये सब जो देख रहे हैं यही क्या है, सावधानी रखने के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट, उपभोक्ता को किन बातों के संबंध में सावधानी बरतनी चाहिए? मतलब ऐसी ऐसी कौन सी बातें हैं जिसमें उपभोक्ता को ध्यान रखना चाहिए जब भी सामान खरीद रहा है? तो पहला क्या है, माप तौल में सही लेना चाहिए, ओके, क्योंकि है माप तौल में कुछ सेटिंग वगैरह ना उनकी तराजू में, वो भी उस चीज को देखना चाहिए। तो उपभोक्ता को यह जांच कर लेनी चाहिए कि खरीदे गए माल की माप तौल सही है कि नहीं। दूसरा है बंद पैकेट खरीदने गए माल के संबंध में उपभोक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये सही पैकिंग है और साथ ही इसमें सील लगी हुई है, साथ ही इसकी जो एक्सपायरी डेट होती है वो भी क्लियर करना चाहिए, कब बना है, इसका कब एक्सपायरी डेट है, वो सब भी क्लियर होना चाहिए। वो आपको यहाँ बातें बता देना है। नेक्स्ट, उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत कौन सी दर्ज करवा सकता है? कौन दर्ज करवा सकता है? तो उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत कौन दर्ज करवा सकता है? पहला, कोई भी उपभोक्ता या वकील या उसका वकील करवा सकता है, कोई पंजीकृत उपभोक्ता हो, केंद्रीय सरकार हो, राज्य सरकार हो, किसी मृत उपभोक्ता को भी कानून अधिकार, ये क्या है सब दर्ज कराए जा सकते हैं। ओके, ये सब पॉइंट के अंदर से बताया जा रहा है। बस 3-4 पॉइंट आप लिख देते आपका हो जाएगा काम यहाँ। नेक्स्ट, उपभोक्ता के संरक्षण हेतु बनाए गए अधिनियम के नाम लिखिए। कई सारे अधिनियम बनाए गए हैं उपभोक्ता संरक्षण के लिए, आपको उनको नाम बताने, तो आपको 2 से 3 आपको तैयार करके रखना है। जैसे कृषि उत्पादक अधिनियम 1937 में, खाद्य अवमिश्रण और रोकथाम अधिनियम 1954 में, फिर औषधि नियंत्रण अधिनियम 1954 में, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में। ओके, ये तो आपको याद रखना, ऑब्जेक्टिव अक्सर पूछा जाता है और इनमें भी पूछा जा सकता है आपका कि औषधि नियंत्रण अधिनियम कब बना, ऑब्जेक्टिव इस बार से भी आ सकता है, तो आपको ये पढ़ के रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व समझाइए। प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व कौन कौन से हैं? पहला, उपभोक्ता के प्रति उत्तरदायित्व रहता है। दूसरा, कर्मचारियों के प्रति क्या उत्तरदायित्व रहता है।
आगे नेक्स्ट हमारा है प्रबंध का महत्व या लाभ बताइए। प्रबंध के लाभ या महत्व कौन कौन से हैं? लाभ कहा जाए, महत्व कहा जाए, एक ही बात रहने वाली है। तो उत्पादन के विभिन्न साधनों में समन्वय के लिए, श्रेष्ठ के लिए। दूसरा है उत्पादन के साधनों का सदुपयोग करने के लिए, ये है प्रबंधन का महत्व। प्रबंध यानी मैनेजमेंट, अगर हम अच्छे से किसी चीज का प्रबंध करते हैं तो क्या फायदा रहता है हमारा, क्या लाभ मिलता है, क्या महत्व है। इस उत्पादन के विभिन्न साधनों में हम क्या है संतुलन बिठा पाते हैं, यानी हमारे पास जितने साधन हैं उनका सही से हम उपयोग कर पाते हैं। ओके, और सभी साधन का हम सही से उपयोग करते हैं तो हम कम समय में क्या उत्पादन बढ़ा सकते हैं। साथ ही उत्पादन के साधनों का सदुपयोग सही तरीके, जितने भी हमारे उत्पादन के साधन हैं उनका हम सही से उपयोग करें, ये भी हमारा प्रबंध के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट समन्वय की 2 विशेषताएं लिखिए। आपके गलत थोड़ा यहाँ टाइप हो गए हैं तो देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। प्रबंध की आपको विशेषता, पहला आपका पॉइंट रहेगा कि प्रबंध एक क्या है आपका, जो आपका यहाँ आपका जो रहेगा समन्वय की विशेषता बतानी है। समन्वय एक आपका प्रबंध की कार्य है, पहला पॉइंट रहेगा समन्वय एक आपका प्रबंध की कार्य है। दूसरा आपका पॉइंट रहने वाला है यह प्रबंध का केवल कार्य ही नहीं अपितु प्रबंध का सार भी है। यह प्रबंध का कार्य भी नहीं अपितु क्या है, ये सार है, ये आपका समन्वय की विशेषता में आएगा। क्लियर है? तो ये मैंने आपको बता दी, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय परिवेश के मुख्य तत्व क्या है? तो विदेशी नीति, प्रतिरक्षा नीति, संरक्षण नीति, विदेश विनिमय नीति, आयात निर्यात नीति, अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौते आदि, ये सभी क्या अंतरराष्ट्रीय परिवेश के मुख्य तत्व हैं। उदारीकरण की आपको विशेषता पूछी जा रही है। तो उदारीकरण में देश के शासन तंत्र द्वारा अपनाए जा रहे लाइसेंस, नियंत्रण, कोटा, प्रशुल्क आदि प्रशासकीय अवरोधों को क्या कम कर दिया जाता है। उदारीकरण का मतलब है कि आपको क्या व्यापार करते समय थोड़ा छूट दे देना। ओके, कि आपको जैसे लाइसेंस ना बनाए तो भी आप व्यापार करें तो भी चल जाएगा। ओके, इस प्रकार से। साथ ही जो सरकार की तरफ से नियंत्रण होता है उसको भी क्या कम कर दिया जाता है। तो यही उदारीकरण का मतलब होता है। दूसरा, उद्योगों के प्रबंध में उदारीकरण के द्वारा उदार नीति अपनाई जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आर्थिक परिवेश या आर्थिक पर्यावरण से क्या सह होता है? तो आर्थिक परिवेश या पर्यावरण की कृषि नीति, औद्योगिक नीति, वित्तीय नीति, व्यापार नीति, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, आर्थिक संरचना, बचत विनियोग आदि क्षेत्र में सरकार की भूमिका, सार्वजनिक उपक्रमों की कुशलता, सरकारी नियंत्रण, प्रतिस्पर्धा की स्थिति, विदेशी पूंजी संबंधी नीति आदि सम्मिलित हैं। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा अगर आप क्या प्रॉपर पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं बिजनेस स्टडीज का कोर्स ले सकते हैं। ओके, फायदा ये रहेगा ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन। इसके साथ ही आपको 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की वाले सभी प्रश्नों की आपको पीडीएफ मटेरियल ऑब्जेक्टिव अलग से रहने वाला है। मतलब प्रॉपर आपको मटेरियल मिल जाएगा, अच्छे से आप तैयारी कर पाएंगे। तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके कोर्स को आप ले सकते हैं। पीडीएफ मटेरियल रहेगा, कम समय में आप क्या है रिवीजन कर पाएंगे और बार बार आप क्या रिवीजन कर पाएंगे। ओके, फीस 299 रुपए रहने वाली है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्यवसाय का पर्यावरण की 2 विशेषता लिखिए, इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। तो 2 व्यवसाय का पर्यावरण की विशेषता है, पहला गतिशीलता, दूसरा है पारस्परिक निर्भरता। दोनों को पॉइंट को आपको अच्छे से तैयार करके रखना है, उसके बारे में दिया हुआ है। पहले तो आप हेडिंग याद कर लीजिए, फिर उसके बारे में आप समझ लीजिएगा। नेक्स्ट नियोजन एक सतत प्रक्रिया, इस बात को आपको क्या समझाना है। तो नियोजन एक सतत प्रक्रिया है। तो यहाँ हो जाएगा एक बार हो जाएगा। ओके, एक बार योजना तैयार करने पर इसका कार्य बराबर चलता रहता है। परिस्थितियों तथा परिवर्तन के अनुसार उसमें इसमें फेरबदल किया जाता है। इसलिए कहा जाता है जिस दिन से व्यवसाय स्थापित करने का विचार आता है उस समय से नियोजन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। यानी व्यवसाय आपने स्थापित किया तो नियोजन आपका लगातार चलता रहता है। ओके, नियोजन लगातार चलता रहता है। एक बार आपका सिस्टम स्थापित हो गया, ओके, आपने पूरा सिस्टम बना लिया कंपनी में, फिर भी क्या समय के साथ परिवर्तन होता रहता है। ओके, नई नई चीजें आती रहती है, तो आपको फिर भी आप उसमें क्या है फिर नियोजन बदलना पड़ेगा। यानी आप ऐसा नहीं कि व्यवसाय में एक बार आप नियोजन स्थापित कर दिए तो फिर आपको दोबारा नियोजन की तरफ देखना ही नहीं है, हर बार आपको क्या है नियोजन करना ही पड़ता है। इसलिए नियोजन एक क्या है सतत प्रक्रिया है, वो बातें यहाँ बताई जा रही है। लिखने के बार से आपका ये दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उद्देश्यों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो उद्देश्यों का या लक्ष्यों से हमारा आशय उन अपेक्षित परिणामों से है जिनकी प्राप्ति के लिए समस्त क्रियाएं की जाती हैं। लक्ष्य की प्राप्ति नियोजन का क्या है अंतिम बिंदु है। नियोजन का अंतिम बिंदु क्या है लक्ष्य की प्राप्ति। ऑब्जेक्टिव इस प्रकार से बन सकता है। क्लियर है? तो इस प्रकार से दोस्तों मैं आपको इंपॉर्टेंट 2 नंबर वाले क्वेश्चन बताए हैं। अभी और कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं तो मैं आपको सेकंड वीडियो में कवर करा दूंगा। ओके, तो क्रम से दोस्तों वीडियो देखना चाहते हैं तो 12th बिजनेस स्टडीज टॉपर सीरीज 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद है लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।